Hello everyone, a very warm welcome to Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 8th Science, chapter 1st, Crop Production and Management. Now in this chapter, it is given Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacations and their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गए थे समर वेकेशंस में और वहाँ पे उन्होंने कुछ टूल्स देखे लाइक खुरपी, प्लो एक्सेट्रा फील्ड में उनके खेत में. तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. हमने क्लास 6 और 7th में पढ़ा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड एंड प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. This also you have studied. Animals including humans, they cannot make their own food. Animals or human beings अपना खाना खुद नहीं बना सकते, so they are dependent on the animals for their food. They are dependent on plants for their food. So you already know all these things. And why we need food? We need food to get energy for the growth of our body and for repairing our body. हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सबको परफॉर्म करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है. नाउ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, एज वी नो इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए फूड प्रोडक्शन भी होना चाहिए लार्ज स्केल पे. फार्मर्स को बहुत लार्ज स्केल पे फूड प्रोड्यूस करना पड़ता है. प्रॉपर फूड मैनेजमेंट होना चाहिए. पहले फूड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर उसको स्टोर किया जा रहा है और फिर उसको आगे मार्केट्स में सेंड किया जा रहा है. फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है लोगों में. सो दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. नाउ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक. अर्ली मैन जो था, अर्ली मैन इधर उधर घूमते रहते थे. वो लोग एक जगह फिक्स होकर रहते नहीं थे, कोई उनका फिक्स सेटलमेंट नहीं होता था. दे वो वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. फूड की सर्च में वो इधर उधर घूमते रहते थे और जहाँ पे उन्हें फूड मिल जाता था वो वहाँ पे कुछ दिन रह लेते थे. दे एट रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स, एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर द एनिमल्स, और एनिमल्स हंटिंग करके और एनिमल्स को खाते थे. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. बाद में उन्होंने क्रॉप्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट करे, लैंड पे कल्टीवेशन स्टार्ट की, राइस, व्हीट और कुछ फूड क्रॉप्स उगाने शुरू करे. तो इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रॉप. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. This is the definition of crop. Crop क्या होती है? जैसे आप लोगों ने fields देखे होंगे, खेतों में फार्मर एक साथ एक ही क्रॉप बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं. अगर जैसे पैडी फील्ड्स हैं जहाँ पे राइस ही राइस ग्रो होती है, तो जब एक ही तरह के सेम काइंड ऑफ प्लांट्स बहुत लार्ज एरिया में लगाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है क्रॉप. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. अगर wheat की crop है, इसका मतलब पूरे खेत में सारे जितने भी plants लगे हैं वो सब wheat के ही plants लगे हुए हैं. You already know that crops are of different types, like cereals होते हैं जो grains हम खाते हैं, cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. इनको हम किस सीज़न में ये ग्रो होते हैं उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत वेरी होती हैं इंडिया में. टेम्परेचर वेरी करता है जगह जगह का. ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. कहीं पे बहुत रेनफॉल होती है, कहीं पे डेजर्ट एरियाज़ में बहुत कम रेनफॉल होती है. तो इस तरह से बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में. जोग्राफिकली बात करें तो भी बहुत डाइवर्सिटी है. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच variety of the crops grown in different parts of the country. तो different parts of the country में अलग अलग तरह के crops उगाए जाते हैं. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. Now this is important. These are kharif crops and rabi crops. खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में सो किए जाते हैं. उनके जो सीड्स हैं वो रेनी सीजन में उनकी बुआई की जाती है. These are known as the kharif crops. The crops which are sown in the rainy season, they are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. का जो rainy season होता है मतलब जून में इनके seeds बो कर दिए जाते हैं और सितंबर तक ये फसल पूरी रेडी हो जाती है. फिर इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं सितंबर तक.
इसके एग्जाम्पल्स भी लर्न करेंगे आप, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लाइक पैडी। पैडी रेनी सीजन में ग्रो करती है। राइस, पैडी राइस को कहते हैं क्योंकि राइस के प्लांट्स को बहुत सारा वाटर चाहिए होता है। कभी आपने राइस के फील्ड्स देखे होंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन द राइस फील्ड्स। तो मेज़ जो मक्का होता है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं। नाउ सेकंड आर द रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन दे आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, विंटर सीजन में जैसे वीट ग्रो होती है, अराउंड अक्टूबर इनके सीड्स को सो कर दिया जाता है और मार्च तक हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो अक्टूबर टू मार्च के बीच में जो फसल जो लगती है, जो क्रॉप लगाई जाती है, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। The crops grown in the winter season are called the rabi crops. The time period is generally from October to March, and the examples of the rabi crops are wheat, gehu, gram is chana, pea you all know matar, mustard is sarson, and linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. कुछ जगह पे summers में भी vegetables और pulses को grow किया जाता है। Now next is the basic practices of crop production. Cultivation of crops generally involves several activities. बहुत सारे activities involve होती है। जब एक crop को grow करना होता है तो farmer को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या क्या steps करने पड़ते हैं farmer को, ये हम देखेंगे। The activities or the task are referred to as agricultural practices. इन सबको agricultural practices बोला जाता है, जो सारे task farmer के द्वारा किए जाते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करता है फार्मर। सॉइल को अच्छे से, उसमें सीड्स डालने से पहले सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है। सेकंड, सोइंग। सोइंग मतलब सीड्स को बोना, सीड के सॉइल के अंदर सीड्स को लगाना। ये हम सब सारे डिटेल में पढ़ेंगे। विल स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र, खाद ऐड करना। इरिगेशन, वाटरिंग, प्लांट वहाँ पे जो क्रॉप लगा दी उसको वाटर देना टाइम टू टाइम। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स से प्रोटेक्ट करना। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। जो फार्मर ने जैसे वीट की क्रॉप लगाई है और वहाँ पे छोटी छोटी घास और इस तरह से लग जाती है ना, कुछ अनवांटेड प्लांट्स लग जाते हैं साथ में, उनको वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स से कैसे प्लांट्स की प्रोटेक्शन करनी है, वीड्स को कैसे हटाना है। नेक्स्ट इज़ द हार्वेस्टिंग। अब जब फसल जब रेडी हो जाती है, राइप हो जाती है, जब क्रॉप when the crop gets ripe या फसल पक जाती है जैसे हम कहते हैं, तो उस टाइम पे उसको कटिंग की जाती है। तो कटिंग के प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के बाद में इसको स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में भेज दिया जाता है। तो वो प्रोसेस हो गया स्टोरेज। और स्टोर करने के बाद फिर वहाँ से ये मार्केट में सप्लाई की जाती है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Now first agricultural practice we will study, this is the preparation of the soil. Preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil जैसे बहुत हार्ड सॉइल है, बहुत ड्राई सॉइल है, उसको फार्मर को क्या करना पड़ता है? लूज़ करना पड़ता है। जैसे हल आपने सुना ना, हल, तो हल से पहले फार्मर पूरे सॉइल पे चलाता है और उसको लूज़ करता है सॉइल को, जिससे नीचे की सॉइल ऊपर आ जाए, ऊपर की सॉइल नीचे चली जाए, थोड़ी मिक्सिंग हो जाए सॉइल की। इससे क्या होती है कि रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती है, नीचे तक सॉइल में जा पाती है। अगर सॉइल लूज़ हो जाएगी तो रूट्स के लिए ईजी होगा, नीचे प्लांट जो भी हम उसमें प्लांट लगाएंगे उसकी रूट आराम से नीचे तक जा सकती है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो रूट्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो इसमें नेक्स्ट आता है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो रूट्स ब्रीदिंग भी करती हैं, तो रूट्स नीचे डीप जाएंगी तो दे कैन ईजिली ब्रीथ, मीन्स ऑक्सीजन ले पाएंगी। वाई डू द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली? द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। अब सॉइल में अर्थवॉर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो सॉइल में ही रहते हैं। तो जब सॉइल लूज़ हो जाती है तो वहाँ पे अर्थवॉर्म्स काफ़ी लूज सॉइल में रहने लग जाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। दीज अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये सॉइल को टर्न करते हैं, मतलब सॉइल को लूज़ बनाते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस इज़ वेरी फर्टाइल फॉर द प्लांट।
आपने अपनी प्रीवियस सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल में रहते हैं। कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स डीकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि ये जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इनको प्लांट्स को, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज कर देते हैं और सॉइल और वापस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में आ जाते हैं। वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल और ये न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में अवेलेबल हो जाते हैं और फिर प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से एक न्यूट्रिएंट साइकिल नेचर में चलती रहती है, क्योंकि अगर सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स इंपॉर्टेंट, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आएंगे? जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो इनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज करके वापस जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में ले जाते हैं, और तो इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, सिर्फ जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो टॉप लेयर होती है उसी में प्लांट्स ग्रो करते हैं, नीचे की लेयर्स में प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज देयर दीज न्यूट्रिएंट्स। तो टॉप सॉइल में जब फार्मर प्लो चलाता है, हल चलाता है, तो थोड़ी सी नीचे की जो सॉइल होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और ऊपर की सॉइल नीचे, तो मिक्सिंग हो जाती है सॉइल की। Thus, turning and loosening of soil is very important for the cultivation of the crops. Now, the definition is tilling or the plowing. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. ये जो process होता है इसको lose और turn किया जाता है soil को, mixing करी जाती है, इसको tilling या plowing बोलते हैं। This is done by using a plow. Plow हल को बोला जाता है। Plows are made up of wood और iron. Wood और iron के बने हुए होते हैं ये plow. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ही ड्राई होता है तो उसको वाटर देना पड़ता है प्लोइंग से पहले, क्योंकि अगर हम उसमें वाटर नहीं देंगे, उसको गीला नहीं करेंगे, तो उसमें सीड्स कैसे लगाएंगे। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड द क्रम्स, इनको क्रम्स बोलते हैं, बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े होते हैं, तो इन क्रम्स को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना पड़ता है। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज़, और फील्ड को लेवल करना पड़ता है, कहीं से उसका लेवल ऊपर होता है, कहीं से नीचे की तरफ होता है, तो लेवलिंग की जाती है प्रॉपर, जिससे पूरा जो फील्ड है उसकी सॉइल बराबर हो जाए, एक ही लेवल पे आ जाए। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कई बार पहले ही मैन्योर जो खाद होती है वो ऐड कर दी जाती है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, तो इससे जब मिक्सिंग होती है तो अच्छे से मैन्योर सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग, वाटर भी दिया जाता है जिससे सॉइल थोड़ी गीली हो जाए। नाउ नेक्स्ट आर द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ द ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। सॉइल को तोड़ना पड़ता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि क्रम्स होते हैं, क्रम्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ता है, और इसको किससे किया जाता है? दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सम वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, दिस इज़ प्लो, एनिमल्स की हेल्प से ये रहा प्लो, एनिमल्स की हेल्प से इसको चलाते हैं, जैसे ये बुल हो गए, ये बुल इस प्लो को चलाते हैं फील्ड में, ये आगे की तरफ खींचते हैं, इसका नीचे की तरफ ये प्लो शेयर होता है, ये वाला पार्ट, ये प्लो शाफ्ट से इसको बांध देते हैं, और ये जो प्लो शेयर होता है ये नीचे सॉइल के अंदर चला जाता है, और ये जैसे जैसे आगे जाते हैं तो ये सॉइल आगे, इसमें यहाँ पे सॉइल की मिक्सिंग होती जाती है। तो यहाँ पे यूज़ होते हैं प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, ये सब यूज़ किया जाता है। प्लो, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस द एंशिएंट टाइम से फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको भी बताया, बुल्स और एनिमल्स इसको आगे की तरफ खींचते हैं, इनसे बंधे हुए होते हैं। एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है इस पर, जिसे प्लो शेयर कहते हैं, और प्लो शाफ्ट होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ द हो, ये एक सिंपल टूल होता है, इसको वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसका फिगर है हो का, दिस इज़ हो। नाउ नेक्स्ट इज़ द कल्टिवेटर। नाउ अ डेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर। अब जो कल्टीवेटर क्या यूज़ किया जाता है? ट्रैक्टर, ये पीछे कल्टीवेटर लगा रहता है और ये आगे ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है। ये ट्रैक्टर आगे आगे जाता है तो कल्टीवेटर पीछे फील्ड्स में प्लोइंग करते रहते हैं, क्योंकि ये सब एंशिएंट मेथड्स थे प्लो, पर आजकल जो रिसेंट टाइम में अब कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है,
जिससे एक साथ बहुत बड़े फील्ड्स की एक साथ प्लोइंग हो जाती है। एंड दिस इट सेव्स लेबर एंड टाइम, मेहनत भी कम हो जाती है इससे फार्मर की, और फार्मर का टाइम भी सेव होता है। नाउ द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज सोइंग। फर्स्ट पहले फार्मर ने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। अब सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद फार्मर उसमें क्या करता है, फार्मर उसमें सीड्स लगाता है। सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। इसके लिए पहले गुड क्वालिटी के सीड्स लेने होते हैं, सीड्स चेक करने होते हैं, सीड्स का सिलेक्शन करना होता है कि सीड्स हेल्दी हैं, सीड्स ख़राब तो नहीं है। अगर हम ख़राब सीड्स लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, तो हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है, अच्छी वैरायटी के सीड्स। एंड फार्मर प्रेफर द सीड्स विच गिव हाई ईल्ड। हाई ईल्ड मतलब जो बहुत अच्छी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जिससे फील्ड में, तो ऐसे सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज। तो जैसे हमने सीड्स को, कुछ सीड्स लिए और वाटर में डाले, तो डैमेज सीड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं, और जो अच्छे सीड्स होते हैं वो नीचे सिंक हो जाते हैं। इसका मतलब जो डैमेज सीड्स होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं और वो लाइट हो जाते हैं, तो फिर वो यूज़ नहीं किया जाता, उनको हटा दिया जाता है जो डैमेज सीड होते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड ones. Before sowing, one of the important tasks is to know that tools used for sowing seeds. Next are the traditional tools. The tools used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. एक funnel की तरह शेप होती है, उसके नीचे जैसे पाइप्स लगे होते हैं। जैसे जैसे फार्मर उसको यहीं पे लगा देता है, ये इसके फार्मर के हाथ में देखिए, ये एक फनल की तरह है, इसके अंदर से ये सीड्स डाल रहे हैं और ये पाइप से होते हुए सीड्स नीचे आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये आगे प्लो चलता जा रहा है और यहाँ प्लोइंग के साथ साथ सोइंग होती जा रही है, यहाँ पे सीड्स लगते जा रहे हैं सॉइल के अंदर। फिर सॉइल के अंदर सीड्स को डालने के बाद में फिर उसके ऊपर वापस से सॉइल डाल दी जाती है। सीड ड्रिल। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. पहले वो एंशियंट मेथड था जिससे फार्मर्स को बहुत टाइम लगता था, तो आजकल के टाइम पे फार्मर्स सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। ये सीड ड्रिल होती है। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। अब ये प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को सो करते हैं। देखिए ये प्रॉपर स्पेसिंग आ रही है यहाँ पे कल्टीवेटर के यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ इसमें सीड्स डाल दिए जाते हैं और यहाँ नीचे सीड्स निकल के थोड़ी थोड़ी दूर में यहाँ पे सॉइल में चले जाते हैं। इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। उसके बाद में क्या किया जाता है, वापस से सॉइल थोड़ी ऊपर डाल दी जाती है जिससे सीड सॉइल से कवर हो जाए। अगर सीड्स कवर नहीं होंगे तो वहाँ पे जो बर्ड्स होंगी वो उन सीड्स को खा जाएंगी। दिस प्रिवेंट्स द डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड्स, क्योंकि अगर सीड्स ऊपर ही पड़े रहेंगे तो वहाँ के बर्ड्स या एनिमल्स वो उसको खा लेंगे। इसलिए उसको प्रॉपर सीड को अंदर थोड़ा सा अंदर डेप्थ पे डाल के और फिर ऊपर से सॉइल से कवर कर देते हैं। सोइंग बाय यूजिंग अ ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ड्रिल यूज़ करने से क्या होता है, टाइम भी बचता है फार्मर का और मेहनत भी कम हो जाती है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए बीच में, जैसे एक रोज़ में सीड्स को उगाते हैं, अगर बिल्कुल पास पास में सीड्स को डाल देंगे तो बहुत ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी। इसलिए लाइन वाइज, जैसे एक सीड यहाँ पे ग्रो करा, लगाया, फिर यहाँ पे सोइंग हुई, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इनको सो किया जाता है जिससे प्रॉपर इनके डिस्टेंस रहे, और जब ये प्लांट ग्रो करे बड़ा हो तो बाद में इनको रूट्स को स्प्रेड करने के लिए भी जगह मिले प्रॉपर, और प्लांट्स को सफिशेंट सनलाइट भी मिले, उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके, वाटर भी मिल सके सॉइल में। तो समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग। अगर आसपास प्लांट्स एक साथ लग जाते हैं तो उनको हटाना पड़ जाता है, तो इसलिए प्रॉपर स्पेसिंग से पहले ही प्रॉपर स्पेसिंग दे के लगाया जाता है। Now adding manure and fertilizer, ये next agricultural practice है। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants are called manures and fertilizers. अब plant की healthy growth के लिए उसमें कुछ nutrients add करने पड़ते हैं जिससे उसे सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, क्योंकि सॉइल में हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट्स ना हो, तो फार्मर को ऊपर से डालना पड़ता है जिससे प्लांट्स हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकें। इनको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। अब फार्मर्स जब एक ही फील्ड पे बार बार क्रॉप लगाते रहते हैं तो उसकी जो
न्यूट्रिएंट सॉइल से, तो इसके लिए फार्मर को मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं, जिससे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए वो वापस सॉइल में चले जाएं और प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। अब फार्मर जो है वो फील्ड को अनकल्टिवेटेड या फैलो तो नहीं छोड़ सकता। फैलो मीन्स उसे खाली छोड़ दे, क्योंकि फार्मर को तो क्रॉप ग्रो करना पड़ता है। अगर वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए फील्ड को खाली छोड़ दे तो उसमें और अल्टीमेटली अपने आप ही न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाते हैं। बट फार्मर ऐसा नहीं कर सकता। फार्मर को एटलीस्ट 2 क्रॉप्स एक 1 ईयर में उसको ग्रो करनी पड़ती हैं। अब उसको उसके लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो इसके लिए फार्मर हैज़ टू ऐड manures and fertilizers to the soil. Continuous growing of the crops makes the soil poorer in certain nutrients. So farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring, and improper or insufficient manuring results in the weak plants. अगर सफिशेंट हम मैन्योर नहीं देंगे तो वहाँ पे वीक प्लांट्स ग्रो करेंगे। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और द एनिमल वेस्ट। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं ये। एंड फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट। कुछ पिट्स बना देते हैं, जैसे हम कंपोस्ट पिट कहते हैं। एक खड्डा बना देते हैं, उसमें काव डंग या जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो डंग, उनका जो वेस्ट होता है उसको उसमें डाल दिया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं, जो ख़राब प्लांट्स हो जाते हैं उनको डाल दिया जाता है और फिर उसको कवर करके छोड़ दिया जाता है, जिससे वो डीकम्पोज हो जाए। मतलब वो उसमें सड़ने और गलने के लिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और फिर वो बैक्टीरिया से छोटे छोटे सिंपल फॉर्म्स में उसको तोड़ देते हैं। और फिर फार्मर उसको एक तरह से खाद और मैन्योर बन जाती है, और फिर फार्मर उसको उस पिट में से, उस गड्ढे में से निकाल के अपने पूरे फील्ड में फैला देते हैं। The decomposed matter is used as an organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6th. Now what are fertilizers? Fertilizers are the chemical substances which are rich in particular nutrient. वो किसी particular nutrient में rich होते हैं। कुछ common fertilizers हैं, अब इनके names learn करेंगे। यूरिया, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK. What is the full form of NPK? Nitrogen, phosphorus and potassium. And fertilizers, they are produced in factories. और manure कहाँ produce होते हैं? manure तो एनिमल्स का और प्लांट्स का जो वेस्ट होता है उसको डीकम्पोजिंग से बनता है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर ईल्ड ऑफ द क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है फील्ड में, सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव, पर बहुत ज़्यादा अगर फार्मर यूज़ करेगा फर्टिलाइज़र को, स्प्रे करेगा फील्ड में, तो उससे ज़्यादा स्प्रे करने से भी सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। Fertilizers have also become a source of water pollution. Water pollution भी इससे होता है, क्योंकि फील्ड्स में जब बारिश आती है और फील्ड्स में अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र होता है, तो बारिश का पानी जब बह के जाता है फील्ड से, तो साथ में उसमें फर्टिलाइज़र्स भी मिक्स हो जाते हैं, और वो फर्टिलाइज़र से मिक्स हुआ हुआ पानी जब आगे पहुंचता है, रिवर्स में जाके मिक्स हो जाता है या पॉन्ड्स में चला जाता है, तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। In order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure and leave the field uncultivated in between the two crops. अब सॉइल की इनफर्टिलिटी ना हो, सॉइल इनफर्टाइल ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैन्योर्स यूज़ करने चाहिए, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होते हैं, मैन्योर्स ही यूज़ होते हैं। या फिर फार्मर क्या कर सकता है कि फील्ड को खाली छोड़ दे, 2 क्रॉप्स के बीच में कुछ टाइम के लिए फील्ड को छोड़ दे खाली, जिससे उसके वापस न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो हम मैन्योर की एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर। इससे क्या होता है? सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और न्यूट्रिएंट्स भी वापस सॉइल में आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। ये बहुत अच्छा मेथड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्रॉप रोटेशन। इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। 2 क्रॉप्स
अलग अलग ऑल्टरनेटिवली ग्रो करेंगे। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में लेग्यूम्स एज अ फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। नॉर्थ इंडिया में फार्मर क्या करते हैं, एक सीज़न में तो लेग्यूम्स ग्रो करते हैं जैसे पल्सेस हो गई, और दूसरे सीज़न में वीट ग्रो करते हैं। तो दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इससे क्या होता है, जैसे फार्मर्स ने लेग्यूम्स ग्रो करे, अब जब फार्मर लेग्यूम ग्रो करता है तो लेग्यूम की जो रूट्स होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम, वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोबियम बैक्टीरियम क्या करता है कि रूट नोड्यूल्स में रहता है इस तरह से, जैसे ये रूट्स हैं तो रूट में इस तरह की नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, जैसे नॉट्स नहीं होती, इस तरह की नॉट्स बनी हुई होती हैं लेग्यूम प्लांट्स में। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, पल्सेस, जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, चना, ये सब जो प्लांट्स हैं इनमें, इनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरियम यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन है एयर में से उसको लेके सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। और जब फार्मर्स इसको काटते हैं ना, इस प्लांट को, तो इसकी जो रूट्स होती हैं, पूरा प्लांट नहीं काटते, रूट्स को सॉइल में ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद जैसे नेक्स्ट सीजन में फार्मर वीट ग्रो करेगा तो ऑलरेडी सॉइल में उनकी रूट्स में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सॉइल में मिक्स होकर नेक्स्ट क्रॉप यूज़ कर लेगा। सो दिस इज़ द क्रॉप रोटेशन, कि एक सीज़न में फार्मर लेग्यूम प्लांट ग्रो कर रहा है और दूसरे सीज़न में फार्मर दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हैं। मैन्योर फर्टिलाइज़र आपको सबको पता है फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, ये मैन्योर्स फील्ड में प्रिपेयर होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये कोई ह्यूमस ऐड नहीं करते सॉइल को, मैन्योर सॉइल को ह्यूमस ऐड करते हैं। दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में रिच होते हैं। और मैन्योर में रिलेटिवली कुछ कम अमाउंट होता है, बट लॉन्ग टर्म की बात करें, सॉइल के लिए अच्छी ज़्यादा मैन्योर होती है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइजर्स वाटर पॉल्यूशन करते हैं और सॉइल को इनफर्टाइल भी बनाते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, वाटर को पकड़ के रखने की, सॉइल को पोरस बनाते हैं ड्यू टू विच गैसेस का एक्सचेंज इजीली होता है। नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं सॉइल में, अगर हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह, वो सॉइल में ज़्यादा आ जाते हैं। फर्टिलाइज़र से क्या होता है, सब माइक्रोब्स वगैरह किल हो जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं मैन्योर के, दिस यू हैव टू लर्न। नाउ द नेक्स्ट इज इरीगेशन। इरीगेशन मतलब प्रॉपर वाटरिंग देना। दिस इज द डेफिनेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। अब फर्टिलाइजर्स ऐसे ही प्लांट थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेगा, फर्टिलाइज़र को पानी में मिक्स करना पड़ेगा, तब वाटर के साथ फर्टिलाइज़र रूट्स के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करेगा ना। तो water is important for proper growth and development of the flowers, fruits and seeds of the plant. Water is absorbed by the plant roots. Along with the water, minerals और fertilizers भी absorb हो जाते हैं. Plants contain nearly 90% of water होता है. And water is essential because germination of the seeds does not take place under dry condition. जैसे आप कभी सीड जर्मिनेट करते हैं तो क्या सीड, ड्राई सीड जर्मिनेट हो जाता है? नहीं, जब तक आप उसको पानी में नहीं भिगोएंगे, जैसे चने को, या जैसे आप स्प्राउट्स बनाते हो घर पे, जब आप उसे पानी में रात भर ओवरनाइट सोक करके रखते हो तभी वो ग्रो करता है। तो इसी तरह सीड्स तभी जर्मिनेट करते हैं जब उन्हें वाटर मिलता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन द वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और वाटर में न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व हो जाते हैं और वो स्टेम के थ्रू सारे पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करंट्स। हॉट और कोल्ड कंडीशंस दोनों से ही वाटर प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर। अभी टाइम और फ्रिक्वेंसी वेरीज करती है, किसी क्रॉप को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, किसी क्रॉप को कम वाटर चाहिए होता है। जैसे कि पैडी का क्रॉप है, राइस को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो बार बार फ्रीक्वेंटली इरिगेशन करनी पड़ती है। सोर्सेज क्या है इरिगेशन के, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स कुएँ हो गए, ट्यूबवेल्स जो अंडरग्राउंड ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड वाटर आता है, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, डैम्स, केनाल्स, ऑल दीज आर द सोर्सेज कि वाटर कहाँ से आता है। नाउ वी विल स्टडी सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कुछ ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने टाइम से यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि इस फिगर में देखिए आप, दिस इज़ मोट, this is chain pump system, this is Dhekli system, and this is Rahat. So you have to learn all these names.
ये सब इसके नेम्स लर्न करने हैं. व्हाट आर द ट्रेडिशनल वेज, जैसे यहाँ से वेल से निकाला फार्मर ने और ये पानी यहाँ पे एक तरह की ये ड्रेन में पानी चला जाता है और यहाँ से पूरे फील्ड में पानी लग जाता है. यहाँ पे चेन पंप है, ये चेन पंप से वाटर यहाँ से आके पूरे फील्ड में आगे स्प्रेड हो जाएगा. फिर ये धेकली सिस्टम है, धेकली सिस्टम में वाटर निकाल के और ये लोग फिर फील्ड्स में स्प्रेड कर दिया जाता है. तो सारे पुराने और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं. चेन पंप, धेकली, मोट एंड राहत सिस्टम. ये लेवर सिस्टम है, लेवर सिस्टम से वाटर निकल रहा है चेन के थ्रू, यहाँ से बकेट्स में से निकलता हुआ फील्ड्स में स्प्रेड हो रहा है. तो पम्प्स आर जनरली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर. वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी. ये सब एनर्जी यूज़ की जाती है इन पम्प्स को रन करने के लिए. नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर मॉडर्न मेथड्स. ये दीज यू हैव टू लर्न इन डिटेल. फर्स्ट इज द स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड इज द ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, देखिए यहाँ से वाटर के सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये पाइप्स फील्ड में स्प्रेड कर दी जाती हैं. और यहाँ से थोड़े थोड़े इंटरवल पे छोटे छोटे से स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं. ये स्प्रिंकलर्स जो जैसे हम फाउंटेन या फवारा बोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वाटर हर जगह ऐसे स्प्रिंकल हो जाता है, पूरे फील्ड में लग जाता है. दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड. जैसे डेजर्ट में बहुत यूज़ किया जाता है अनइवन लैंड में, जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी होता है, तो स्प्रिंकलर से पूरा वाटर लग जाता है पूरे फील्ड में. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग, ऊपर के जो नोजल्स हैं ये रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ये घूमते रहते हैं एंड जॉइन टू द मेन पाइपलाइन. ये वाली मेन पाइपलाइन है, ये इससे छोटे छोटे नोजल्स जुड़े हुए होते हैं. When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, या पंप की हेल्प से वाटर इन पाइप्स में जब फ्लो करता है विद अंडर प्रेशर, तो ये रोटेटिंग नोजल से होता हुआ पूरे फील्ड्स में ये स्प्रेड होता है. इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग. स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. डेजर्ट्स में जैसे हमारे राजस्थान में मोस्टली स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट इज द ड्रिप इरीगेशन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत एफिशिएंट मेथड है ड्रिप इरीगेशन. ड्रिप इरीगेशन में क्या, प्लांट की रूट पे छोटे छोटे यहाँ पे यहाँ पे भी एक कंटिन्यूस पाइप होती है, ये इसको भी वाटर सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं और वाटर बिल्कुल ड्रॉप की फॉर्म में एक एक ड्रॉप करके धीरे धीरे प्लांट की रूट्स पे गिरती हैं. तो यहाँ पे वाटर वेस्ट नहीं होता है. ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है टू सेव वाटर और प्लांट को वाटर भी मिल जाता है. द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. बिल्कुल रूट्स के ऊपर पानी गिरता है धीरे धीरे, ड्रॉप बाई ड्रॉप. इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द watering fruit plants, gardens and trees, and very economical method also because water will not get wasted here and plants will get water also, and water is not wasted here at all. It is a boon in the regions where the availability of water is very poor. जहाँ पे water की availability बहुत कम होती है, for these regions this drip system is appropriate method for irrigating the fields. Now next is the protection from the weeds. Weeds are the unwanted plants, the undesirable or the unwanted plants which grow in the field along with the other crop. इसको वीड्स बोलते हैं. जैसे मेन क्रॉप वीट हो गई और वीट के साथ अगर कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए वीट के अलावा, तो उनको वीड्स बोलते हैं. नाउ द प्रोसेस, दिस इज द डेफिनेशन. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. व्हाट इज वीडिंग? वीड्स को रिमूव करना, उखाड़ना, उसको वीडिंग कहते हैं. वीडिंग क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये वीडिंग कंपटीशन करती है मेन क्रॉप के साथ. किस लिए कंपटीशन करती है? क्योंकि ये भी प्लांट्स है, इनको भी वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए और लाइट चाहिए. तो अगर इस ऑयल से न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी वीड्स, तो मेन प्लांट को फिर न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा? तो ये वीड्स को हटाना पड़ता है वहाँ से. और ये प्लांट की ग्रोथ को भी अफेक्ट करती हैं क्योंकि कुछ वीड्स ऐसी होती हैं जो पॉइजनस सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं, जिससे उनकी जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और ये पॉइजनस भी हो सकती हैं. तो अगर बाय चांस किसी एनिमल ने या प्लांट से खा ली तो उनकी बॉडी में फिर पॉइजन जा सकता है. तो ये क्रॉप की ग्रोथ में भी मतलब रुकावट डालती हैं. एंड सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग. अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पे फिर हम कैसे अलग करेंगे? वीट के साथ अगर किसी और वीड के सीड्स, पॉइजनस वीड के सीड्स अगर मिक्स हो गए गेहूं में और फिर अगर वो किसी ने बाई चांस खा लिया तो वो उसके लिए पॉइजनस हो सकता है. तो इसलिए फार्मर को पहले ही वीड्स को हटाना पड़ता है उसमें सीड्स या फ्लावरिंग आने से पहले, क्योंकि अगर फ्लावरिंग आ गई वीड्स में और उनके सीड्स लग गए
तो वो सीड्स फिर से सॉइल में जाके और नई वीड्स ग्रो कर देंगे। तो उससे पहले पहले फार्मर को ये हटाने पड़ते हैं सॉइल से। फार्मर अडॉप्ट मैनी मेथड्स टू रिमूव द वीड्स and control their growth. Tilling before sowing of the crops helps in uprooting and killing of the weeds. टिलिंग जो की जाती है, प्लोइंग जो की जाती है, प्लोइंग से क्या होता है, जो पहले वीड्स लगी होती हैं वो हट जाती हैं। एंड द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड द सीड्स। सीड्स और फ्लावर्स आने से पहले उन्हें हटा दे तो वो बेटर रहता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, या फिर सिर्फ वीड्स हाथों से भी अप्रूट करके फेंक सकते हैं उसको, या फिर हम इसमें केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। वन एग्जाम्पल ऑफ वीडिसाइड इज 2,4-D, वेरी इंपॉर्टेंट। 2,4-D दे आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। अब वीड्स को मारने के लिए उन पर वीडिसाइड स्प्रे कर देते हैं। वीडिसाइड जैसे ही स्प्रे करते हैं वो वीड्स किल हो जाती हैं और फिर हट जाती हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर। वाटर के साथ डाइल्यूट कर दिया जाता है। किसी भी चीज़ में जब वाटर ऐड कर दिया जाता है तो वो डाइल्यूट फॉर्म हो जाती है और उसे फिर फील्ड्स में स्प्रेयर के साथ स्प्रे कर देते हैं। द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीडिंग। वेजिटेटिव ग्रोथ कौन सा पार्ट हुआ, जब प्लांट की बॉडी ग्रो हो रही है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई। जब वो लेंथ में बढ़ रहा है उस टाइम पे ही स्प्रे कर दें और प्लांट को ख़त्म कर दें, क्योंकि उसके बाद प्लांट की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जब फ्लावरिंग आ जाती है और सीड्स लग जाते हैं। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे ही बेटर रहता है वीड्स को हटाना, क्योंकि एक बार सीड्स आ गए तो फिर सीड्स से नई वीड्स ग्रो हो जाएंगी। स्प्रेइंग ऑफ द वीड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर, सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स। बहुत केयरफुली स्प्रे करना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए नोज़ को और माउथ को स्प्रेइंग करते टाइम, क्योंकि ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं। तो फार्मर शुड टेक केयर। नेक्स्ट आ द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, जब कोई क्रॉप मैच्योर हो जाती है। जैसे फार्मर ने अक्टूबर में कोई क्रॉप लगाई, अब 3-4 महीने उसकी क्रॉप अच्छे से ग्रो हुई, उसमें सीड्स आ गए, वो मैच्योर हो गई क्रॉप। अब उस क्रॉप को काटना है फार्मर को। जब काटने का जो टाइम आ गया, अक्टूबर में लगाई थी, अब मार्च अप्रैल में काटने का टाइम आ गया, इस टाइम को बोलेंगे हार्वेस्टिंग। तो कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो पूरा का पूरा क्रॉप निकाल लिया जाता है या फिर क्लोज टू द ग्राउंड, जैसे ये सिकल इसमें दिखाई हुई है, इस सिकल से ये काट लेते हैं इसको। हार्वेस्टिंग इज़ डन मैनुअली बाय सिकल, या फिर मशीन भी यूज़ करते हैं। हार्वेस्टर मशीन यूज़ की जाती है आजकल, तो लार्ज स्केल पे हार्वेस्टर ही यूज़ करते हैं क्योंकि उससे टाइम भी सेव होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शैफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो उसमें उसका जो कवरिंग होती है सीड के ऊपर की, उसमें उसको रिमूव करने के लिए, शैफ को रिमूव करने के लिए थ्रेशिंग की जाती है। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कॉल्ड कंबाइंस। Now this machine is combined, which is in fact a combined harvester and the thresher. अब ये हार्वेस्टिंग भी हो जाती है इससे, मतलब प्लांट्स की कटिंग भी हो जाती है और उसमें जो सीड्स निकलते हैं, जैसे आपने कभी राइस का सीड देखा हो या फिर ना ग्रेन उसका वीट का देखा हो, तो उसके ऊपर एक हल्का सा कवरिंग होता है। उस कवरिंग को शैफ बोला जाता है। उसको शैफ को हटाना पड़ता है और फिर अंदर से ग्रेन्स निकालने पड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। तो सीड्स बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब कई बार अब क्या होता है कि थ्रेशिंग के बाद में भी कुछ रह जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रेन और शैफ को अलग करने के लिए विनोइंग की जाती है। विनोइंग में क्या होता है कि एक विनोइंग मशीन में डाल देते हैं ग्रेन्स, और जो इम्प्योरिटीज़, जो वेस्ट हैं, जो छिलके रह जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। तो ये आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है मेथड विनोइंग में। नेक्स्ट इज़ द स्टोरेज। अब हार्वेस्टिंग के बाद में जब ग्रेन्स फार्मर को मिल गई है, अब फार्मर इसको स्टोर कैसे करेगा। इसको स्टोर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है फार्मर के लिए। अगर क्रॉप ग्रेन्स को प्रॉपर से स्टोरेज नहीं किया गया तो पूरी की पूरी उसकी जो मेहनत है वो पूरी ख़राब हो जाएगी, पूरी ग्रेन ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए किससे, मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, रेन से बचाना पड़ता है कि रेन ख़राब नहीं करते पूरे ग्रेन्स को, या फिर
इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी ख़राब कर सकते हैं। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, मॉइस्चर ज़्यादा होता है फ्रेश क्रॉप में, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे ड्राई करना पड़ता है। सीड्स को सनलाइट में रख देते हैं फार्मर्स, एंड आफ्टर कीपिंग द सीड्स इन द सनलाइट द मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द सीड्स, या जो ग्रेन्स हैं उनसे सीड्स मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, and they can be stored for a longer period of time. The fresh crop has more moisture. The freshly harvested grains are stored without drying. They may get spoiled or attacked by the microorganisms, losing their germination capacity. अगर ऐसे ही सीड्स को या फिर ग्रेन्स को स्टोर कर देंगे विदाउट ड्राइंग देम इन द सनलाइट, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस दे विल attack the microorganism, they will attack the grains and they will destroy it. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them, and this prevents the attack of the insect, pest, bacteria and fungi. Now farmers store grains in jute bags or the metallic bins. या तो जूट बैग्स में स्टोर करते हैं, जैसे ग्रेनरीज में बड़े बड़े जूट बैग्स दिख रहे हैं, इसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, या बड़े बड़े मेटालिक बिन्स होते हैं ग्रेन्स। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलॉज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें साइलॉज और ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। नाउ ड्राइड नीम लीव्स, ये तो आपने अपने घर में भी देखा होगा, योर मदर यूजिंग ड्राइड नीम लीव्स are used for storing food grains at home. उसमें नीम लीव्स डाली जाती है, नीम लीव्स बैक्टीरिया को और इनको ग्रो नहीं करने देती। For storing large quantities of grains in the big godowns, specific chemical treatments are also required to protect them from pests and microorganisms. जो बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं वहाँ पे केमिकल स्प्रे किए जाते हैं, फंगीसाइड्स एंड ऑल, सो दिस ये फंगस को और इनको ग्रो नहीं करने देती, इनको किल कर देते हैं। सो दिस इज़ द फिगर ऑफ साइलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। बड़े बड़े मेटालिक कंटेनर्स हैं, इनमें स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को। नाउ नेक्स्ट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री। द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग, ये सब हमने मेथड्स देखे हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। इनको प्रॉपर फूड देना चाहिए, जैसे कुछ लोग जो फार्म्स में रखते हैं एनिमल्स को या घर पे रखते हैं, उन्हें प्रॉपर फूड देना चाहिए, उन्हें प्रॉपर शेल्टर मिलना चाहिए, प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब इसको एक लार्ज स्केल पे किया जाता है, लोग बड़े बड़े फार्म्स बनाते हैं, बड़े बड़े फार्म्स में इनको रखा जाता है एनिमल्स को, इनकी प्रॉपर केयर की जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। We get cod liver oil from fish, which is a rich source of vitamin D. Cod liver oil fish oil होता है. It is a rich source of vitamin D. Now these are the keywords. The keywords, you should know all the definitions. Winnowing, weedicide, chemicals used to kill weeds, weeds, unwanted plants are called weeds. What is threshing, storage, sowing, rabi crop, manure, kharif, irrigation, harvesting, granaries. So you have to learn all these definitions and what you have learned from this chapter now. These are the keywords. In order to provide food to a growing population, we need to adopt certain agricultural practices. बहुत सारी population को free food provide करने के लिए agricultural practices से fields में food grow होता है large scale में। अगर एक ही टाइप का plant बहुत large area में grow करे उसको crop कहते हैं। इंडिया में क्रॉप्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, रबी क्रॉप एंड द खरीफ क्रॉप। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ टिलिंग, इसमें यूज़ होते हैं प्लोज एंड लेवलर्स। देन नेक्स्ट सोइंग की जाती है, सीड्स को अप्रोप्रिएट डेप्थ पे डाल के कवर कर दिया जाता है सॉइल से, और गुड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए सोइंग के लिए क्या यूज़ होते हैं, सीड ड्रिल्स यूज़ होते हैं। सॉइल को नरिशमेंट किससे देते हैं, सॉइल को नरिशमेंट मिलता है फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर से। फिर प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, थोड़े थोड़े टाइम पे वाटर देना पड़ता है, इसको बोलते हैं इरिगेशन। अब जो अनवांटेड सीड्स ग्रो हो जाते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है फील्ड से, इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं वीडिसाइड्स, या फिर हैंड से भी कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ कटिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप। अब जब क्रॉप मेच्योर हो गई है फिर उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उसको कटिंग करेंगे, वो हाथों से मैनुअली भी की जा सकती है
या फिर मशीन से भी यूज़ की जा सकती है बाय यूजिंग द कंबाइंस, जिसमें थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों हो जाती है। अब सेपरेशन करना पड़ता है ग्रेन का फ्रॉम द शाफ्ट, दिस मेथड इज कॉल्ड थ्रेशिंग। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ये है, अच्छे से स्टोर करना चाहिए जिससे वो ख़राब नहीं हो जाए ग्रेन्स। उसके बाद फूड इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर reared एंड दिस इज़ कॉल्ड एनिमल husbandry. Now your chapter is finished. I hope the video is useful to you. If you like the video, please give the thumbs up, like the video, share it with your friends so that maximum number of students may get benefited, and please subscribe the channel so that, and press the bell button. Whenever I upload the video, you get the notification and you can see that video. We'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.